इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलपीपी क्वेश्चंस को डुअल सिंप्लेक्स से कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय डुअल सिंप्लेक्स मेथड। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइज z 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस 4x4 और कॉन्स्टेंट्स है 2x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3 प्लस x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सेकेंड कॉन्स्टेंट है 3x1 माइनस x2 प्लस 7x3 माइनस 2x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और थर्ड कांस्टेंट है 5x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस 6x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 वेयर x1 x2 x3 x4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब भी आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज जेड में दिया हुआ है कि नहीं। यदि नहीं दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले उसको मैक्सिमाइज जेड में चेंज करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे हमारा मिनिमाइज जेड है तो इसको मैक्सिमाइज जेड में चेंज करेंगे। तो मैक्सिमाइज जेड में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें -1 से पूरे में मल्टीप्लाई करना है। तो मिनिमाइज जेड हमारा ये है तो मैक्सिमाइज जेड में क्या हो जाएगा, ठीक है, ये मिनिमाइज जेड है तो मैक्सिमाइज जेड में क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा -3x1 फिर -2x2 माइनस x3 फिर -4x4। इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं जो हमारा इनइक्वलिटी का साइन है वो लेस देन इक्वल टू का है या नहीं। चूँकि यहाँ पे कांस्टेंट्स में हमारा लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू का साइन में चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, जब भी इनइक्वलिटी चेंज करना है क्या करेंगे कि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था 2x1 तो यहाँ क्या हो जाएगा -2x1 फिर यहाँ पे 4x2 यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करना है तो -2x1 -4x2 -5x3 -x4 लेस देन इक्वल टू -10, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है -1 से, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है तो सब माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और थर्ड हमारा प्लस में, ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमारा लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। अब क्या करना है, S1 S2 यानी कि 3 सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करना है, क्योंकि यहाँ हमारे पास 3 कांस्टेंट है, जितना कांस्टेंट रहेगा उतना सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब क्या हो जाएगा, -3x1 -2x2 -x3 -4x4 फिर प्लस 0s1, ठीक है, फिर प्लस 0s2 प्लस 0s3। हमारे पास 3 सिलेक्ट वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर दिए। इसके बाद कांस्टेंट्स में ऐड करना है। तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट सबसे पहला है तो इसमें S1 ऐड करेंगे, पहला सिलेक्ट वेरिएबल, दूसरे में S2 और तीसरे में S3, ठीक है, यानी कि -2x1 -4x2 -5x3 -x4 प्लस S1 इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा -10 फिर -3x1 प्लस x2 -7x3 प्लस 2x4 प्लस s2 इज इक्वल टू -2, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड है -5x1 -2x2 -x3 -6x4 प्लस s3 इज इक्वल टू -15, ये हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है इसको, ठीक है, इसको इस तरह का टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक टेबल बना लेना है, ठीक है, इस तरह से। सबसे पहला क्या लिखना है, CV फिर XB X1 X2 X3 X4 S1 S2 S3 और लास्ट में B लिखना है। इसके बाद क्या करना है, XB में जो हमारा सिलेक्ट वेरिएबल है S1 S2 S3 इसको लिखना है। इसके बाद CJ, ठीक है, CJ, अब CJ में क्या लिखेंगे, तो CJ में क्या लिखना है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि मैक्सिमाइज जेड, इसका जो कोफिशिएंट है, जैसे x1 का कोफिशिएंट -3 है तो -3 लिख दिए, फिर x2 का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ पे -2 लिख दिए, फिर x3 का है -1, ठीक है, x2 का -1 x3 का -1 तो यहाँ आ गया x4 का -4 फिर S1 का 0 फिर S2 का 0 और S3 का 0। इसके बाद क्या करना है, जो XB इस कॉलम में है S1 का कोफिशिएंट, तो ध्यान दीजिएगा S1 का कोफिशिएंट, यहाँ पे S1 का कोफिशिएंट 0 है, S2 का 0 है और S3 का भी 0 है, यहाँ पे हमारा 0 आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, ये लिखना है फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो क्या कैसे लिखेंगे, x1 से s3 तक। तो देखिए ये जो हमारा कॉन्स्टेंट्स है इक्वेशन 1 में, इसका कोफिशिएंट, तो x1 का कोफिशिएंट -2 है, ठीक है, यहाँ पे -2 आ गया, फिर x2 का -4 आ गया, x3 का -5 फिर x4 का -1 फिर S1 का 1 और S2 यहाँ पे हमारा नहीं है यानी कि 0 है और S3 भी 0 है तो यहाँ पे 0 0 कर दिए। फिर सेकेंड रो में क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट -3 है, फिर यहाँ पे x2 का 1 फिर x3 का 7, ठीक है, -7 और x4 का 2 फिर S2 का 0, S1 का 0 आ जाएगा, S2 का 1 आ जाएगा और S3 का 0 आ जाएगा। थर्ड में भी सेम इसी तरह से कोफिशिएंट लिख देना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा B यानी कि बेसिस जो है ये क्या लिखाएगा,
ये जो है इक्वलिटी, ठीक है, इक्वल टू का जो साइन है इसके राइट साइड यानी कि -10, -2 और -15 यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद ZJ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ZJ कैसे फाइंड करते हैं, समेसन CV इंटू XI। तो समेसन यानी कि सबसे पहला कॉलम हमारा x1 है, तो 0 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -3 प्लस 0 इंटू -5, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। फिर 0 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 1 फिर प्लस 0 इंटू -2, ये भी 0, यानी कि ये हमारा पूरा 0 है। किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, इसलिए हमने ZJ में सभी में 0 लिखा है। इसके बाद आपको फाइंड करना है ZJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ, तो 0 -3 और यहाँ पे -3 यानी कि 3 हो जाएगा। फिर 0 -2 यानी कि प्लस हो जाएगा, तो +2 आ गया। फिर 0 -1 यानी कि 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। डुअल सिंप्लेक्स में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग आउटगोइंग वेरिएबल को देखते हैं कि कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो आउटगोइंग वेरिएबल कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा जो हमारा बेसिस है इसमें मोस्ट नेगेटिव कौन सा टर्म है, तो मोस्ट नेगेटिव हमारा -15 है, यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा रो होगा S3, ये हमारा आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा। तो जब हमें आउटगोइंग वेरिएबल पता चल जाएगा, इसके बाद हम लोग इनकमिंग वेरिएबल निकालते हैं। तो इनकमिंग वेरिएबल के लिए, ठीक है, इनकमिंग वेरिएबल के लिए एक फॉर्मूला होता है ZJ माइनस CJ अपॉन आउटगोइंग, ठीक है, रो एलिमेंट। और आउटगोइंग रो एलिमेंट में किसको लेना है, जो नेगेटिव होगा। कहने का मतलब ZJ माइनस CJ, ये जो हमारा ZJ माइनस CJ है 3 2 1 4 0 0, ठीक है, इसको डिवाइड देना है किससे, जो आउटगोइंग वेरिएबल है, ठीक है, उस रो का एलिमेंट से। जैसे देखिए 3/-5 हो जाएगा, तो -3/5। फिर 2/-2 यानी कि -1 हो जाएगा। फिर 1/-1 तो -1 हो जाएगा। और फिर 4/-6 यानी कि -2/3। और ये 0 तो जो पॉजिटिव रहेगा उससे डिवाइड नहीं देंगे, जो नेगेटिव रहेगा उसी को सिर्फ, ठीक है, उसी से डिवाइड देंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब ZJ माइनस CJ ये हमारा आ गया -3/5 -1 -2, ठीक है, 2/3। तो अब देखेंगे इसमें मिनिमम नेगेटिव कौन है। तो ध्यान दीजिएगा मिनिमम नेगेटिव है -3/5। तो -3/5 के जो कोरस्पॉन्डिंग हमारा ये जो कॉलम है x1, ये हमारा इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आउटगोइंग वेरिएबल कैसे फाइंड करेंगे। तो आउटगोइंग वेरिएबल के लिए क्या करेंगे, जो हमारा बेसिस में सबसे मोस्ट नेगेटिव क्या है, तो मोस्ट नेगेटिव है हमारा -15। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा रो होगा यानी कि S3 जो होगा, ये हमारा आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा। जब हमें आउटगोइंग वेरिएबल पता चल गया, तो अब हम इनकमिंग वेरिएबल फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, रेशियो लेना है ZJ माइनस CJ अपॉन आउटगोइंग, ठीक है, रो एलिमेंट। तो रो एलिमेंट कौन सा लेना है, जो नेगेटिव रहेगा, ठीक है, मतलब ZJ माइनस CJ को डिवाइड देना है इससे। तो ZJ माइनस CJ हम फाइंड कर लिए, तो इसको डिवाइड देना है जो हमारा नेगेटिव वाला टर्म है, वो भी किस में, जो आउटगोइंग वेरिएबल का जो रो है उसका एलिमेंट से लेना है। तो इसके जस्ट ऊपर क्या है, -5। तो 3/-5 -3/5। फिर 2/-2 -1। फिर 1/-1 तो -1 हो जाएगा। फिर 4/-6 यानी कि -2/3 हो जाएगा। बाकी हमारा ये सब नहीं लेना है। तो इसमें हम देखेंगे कि मिनिमम नेगेटिव कौन है। इसमें हम लोग देखते थे सबसे ज़्यादा नेगेटिव क्या है, ठीक है, मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, इसमें हमारा सबसे छोटा नेगेटिव है। तो -3/5। तो -3/5 के जो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम होगा x1, ये हमारा इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा और आउटगोइंग वेरिएबल S3। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट है, ये हमारा पाइवट एलिमेंट कहलाता है। तो ये हमारा -5 पाइवट एलिमेंट हो गया। अब क्या करना होता है कि जो भी पाइवट एलिमेंट है उसको 1 करना होता है, और इसके जस्ट, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी का जो एलिमेंट्स ऊपर और नीचे उसको क्या करना है, 0 करना है इसकी हेल्प से। अब फिर से एक टेबल बनाना है। सबसे पहले लिखना है CB, फिर XB, X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3 और B। इसके बाद CJ लिखना है। तो CJ में सेम वही एलिमेंट्स आएगा जो हमारा मैक्सिमम Z का कोफिशिएंट है, -3, -2, -1, -4, 0 0 0। अब ध्यान दीजिएगा XB कॉलम में सबसे पहला हमारा क्या आएगा, S1, फिर S2 और यहाँ पे हमारा S3 था। अब क्या आ जाएगा, X1, क्योंकि X1 हमारा इनकमिंग वेरिएबल था और S3 हमारा आउटगोइंग। तो S3 यहाँ से हट के X1 आ जाएगा। अब इसके बाद CB कॉलम में क्या लिखना है, तो देखिए S1 का हमारा कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, फिर S2 का कोफिशिएंट हमारा 0 है और X1 का कोफिशिएंट कितना है, -3। तो यहाँ पे -3 आ गया। इसके बाद फर्स्ट रो लिखना, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पाइवट एलिमेंट उसको 1 करना था, तो इसको हम लोग 1 करेंगे। तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे -5 था पिछला टेबल में,
तो क्या ऐसा करें जो 1 हो, तो -5 से यदि हम लोग R3 में डिवाइड दे दें, ठीक है, R3 में यदि हम लोग -5 से डिवाइड दें तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो R3 से हम लोग R3 से, ठीक है, R3 में -5 से डिवाइड दिए तो यहाँ हमारा 1 आ गया। फिर यहाँ पे 2/5, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 6/5, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0। देखिए यहाँ पे -5 है, इसको 1 करना है तो -5 से डिवाइड देंगे, तो -5 से डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर -5 से डिवाइड देना है 2/5, फिर यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 6/5, ये हमारा 0 0, फिर यहाँ पे -1/5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे 0 करना है, तो क्या ऐसा करें जो हमारा यहाँ पे 0 हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा R2 में यदि हम लोग R2 + 3R3 करें तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा R3 है, तो 3 × R3 इसको करके फिर इसमें ऐड करना है, ठीक है, इसमें ऐड करना है। तो जैसे ही हम लोग इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा जगह 0, फिर 11/5, फिर -32/5, फिर 28/5, फिर 0 1, -3/5 और यहाँ पे 7। फिर R1 फाइंड करना, तो यहाँ भी हम लोग को 0 फाइंड करना है। तो सबसे पहले 0 कैसे होगा, तो R1 में यदि हम लोग 2R3 यदि ऐड कर दें तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा है R1, इसको ऐड करना है 2 × R3, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 है, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा -16/5, -23/5, 7/5, 1 0, -2/5 और यहाँ पे -4, ठीक है। इसके बाद ZJ फाइंड करना है, तो ZJ फाइंड करने के लिए फिर से समेशन CB × XI, तो CB × X1, तो 0 × 1 + 0 × 0 + 0 × 0, फिर प्लस -3 × 1 यानी कि -3 आ जाएगा। फिर ये हमारा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, सिर्फ हमें इस चीज़ को देखना है। -3 × 2/5 तो -6/5, -3 × 1/5, -3/5, -3 × 6/5, -18/5, ये हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 0 और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 3/5। अब इसके बाद फाइंड करना है ZJ - CJ, तो ये हमारा ZJ है, ये CJ है, तो ZJ - CJ फाइंड करेंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ भी हमारा 4/5, यहाँ हमारा हो जाएगा 2/5, यहाँ हो जाएगा 2/5, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है ZJ - CJ अपॉन आउटगोइंग रो एलिमेंट। तो देखिए आउटगोइंग रो एलिमेंट, तो आउटगोइंग रो एलिमेंट यानी कि सबसे पहले आउटगोइंग देखेंगे, तो बेसिस में सबसे नेगेटिव कौन सा है -4, तो यानी कि -4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला जो रो है S1 ये हमारा आउटगोइंग हो जाएगा। तो आउटगोइंग हमें पता चल गया कि S1 हमारा आउटगोइंग है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनकमिंग के लिए ZJ - CJ अपॉन आउटगोइंग का रो एलिमेंट, इसको डिवाइड देते हैं। ZJ - CJ को जो हमारा आउटगोइंग का जो एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारा जैसे 0 है तो 0 डिवाइड नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बोले थे कि नीचे से उसी को डिवाइड देना है जो नेगेटिव रहे। तो देखिए यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव यानी, और यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि 3 जगह नेगेटिव है, तो 3 जगह ही है डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो ZJ - CJ बाई, तो ये हमारा नहीं कंसीडर करना है इसको। तो यहाँ पे जब हम लोग डिवाइड देंगे 4/5 बाई -16/5 -1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2/5 बाई -23/5, ये हो जाएगा -2/23। फिर देखिए इसको नहीं लेना है क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे नेगेटिव है, तो यानी कि ये 3/5 बाई 2/5, ठीक है, 3/5 बाई 2/5 -3/2। अब देखेंगे इसमें मिनिमम नेगेटिव कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा मिनिमम नेगेटिव है हमारा -2/23। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा कॉलम होगा X3 ये हमारा क्या हो जाएगा इनकमिंग वेरिएबल, और S1 हमारा आउटगोइंग वेरिएबल। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट हमारा यानी कि 23 -23/5 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाइवट एलिमेंट हो जाएगा। तो जब हमें पाइवट एलिमेंट पता चल गया तो अब क्या करना होता है, नेक्स्ट टेबल में इसको 1 करना है और इसके नीचे जो एलिमेंट्स है इसको 0 करना है, ठीक है, इसकी हेल्प से। तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टेबल फिर से बनाना है। अब नेक्स्ट टेबल में सबसे पहले CB, फिर XB, फिर X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3 और B। तो CJ लिखना है, तो CJ कभी चेंज नहीं होगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट था सेम वही चीज़ लिखा जाएगा, -3, -2, -1, -4, 0, 0, 0। अब ध्यान दीजिएगा XB कॉलम में देखिए X3 हमारा इनकमिंग हुआ इस टेबल के अनुसार, ठीक है, X3 हमारा इनकमिंग हो जाएगा, S1
बाहर चला जाएगा, तो S1 यहाँ से हट गया और यहाँ पे x3 आ गया। सेकेंड में हमारा S2 है, थर्ड में हमारा x1 है। अब इसका कोफिशिएंट लिखना होता है, तो x3 का कोफिशिएंट कितना है -1, S2 का 0 और x1 का -3, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट रो, ठीक है, यहाँ पे इसको 1 बनाना है। तो 1 क्या ऐसा चीज़ करे जो यहाँ पे 1 हो जाए। तो 1 करने के लिए यदि हम लोग -5/23 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि R1 में, ठीक है, R1 में -5/23 से R1 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला हमारा 0 होगा, सेकेंड हमारा आ जाएगा 16/23, थर्ड हमारा 1 हो जाएगा। फोर्थ सॉल्व कीजिएगा तो -7/23, यहाँ पे -5/23, 0, 2/23 और यहाँ पे b हमारा 20/23। अब सेकेंड में क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा पाइवट एलिमेंट था इसके नीचे इसको 0 करना है इसकी हेल्प से, यानी कि यहाँ पे हमारा 1 है, अब इसको यहाँ पे 0 करना है। तो यहाँ पे 0 करने के लिए चूँकि यहाँ पे हमारा -32/5 है और यहाँ पे हमारा 1 आ गया नेक्स्ट टेबल में, तो क्या ऐसा चीज़ करें, तो R2 में यदि हम लोग R2 प्लस, ठीक है, R2 प्लस यहाँ पे कर देते हैं 32/5 R1, ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो उसी को किए हैं, सबसे पहला आ जाएगा 0, फिर सेकेंड आ जाएगा 153/23, थर्ड हमारा आ जाएगा 0, फिर 84/23 -32/5, फिर 1 -1/23, फिर 289/23। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सेम यही चीज़ आएगा। अब थर्ड में भी 0 यहाँ पे करना है, ठीक है, इस जगह 0 करना है। तो 0 करने के लिए क्या करेंगे, R3 में यदि हम लोग R3 प्लस 1/5 इंटू, ठीक है, R3 माइनस 1/5 इंटू R1 यदि करें तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट आ जाएगा 1, फिर 6/23, फिर 0, फिर 29/23, फिर -1/5, फिर 0, फिर -5/23 और यहाँ पे 65/23। अब इसके बाद ZJ फाइंड करना है। तो ZJ के लिए क्या करते हैं, फिर से वही समेसन CB इंटू XI। तो यहाँ पे देखिए -1 इंटू 0, 0, प्लस 0 इंटू 0, 0, फिर प्लस -3 इंटू 1, तो -3 आ जाएगा, फिर -1 इंटू 16/23, फिर ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा -18/23। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -34/23, थर्ड हमारा आ जाएगा -1, ये हमारा 0 हो जाएगा, तो यानी कि -1 आ गया, फिर 7/23 हो जाएगा, ये 0, फिर यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग -80/23। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 2/23, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 और फिर आ जाएगा 13/23। अब ZJ माइनस CJ फाइंड करना है। तो ZJ हमारा ये है, CJ हमारा ये है, तो इसको माइनस करेंगे तो यानी क्या आ जाएगा -3 माइनस -3 यानी कि 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारा हो जाएगा 12/23, फिर 0 हो जाएगा, फिर 12/23, फिर 2/23, 0, 13/23। आप लोग जब इसको सॉल्व कीजिएगा सेम यही चीज़ आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखेंगे जो हमारा बेसिस है, ठीक है, इसमें मतलब कोई नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा देखिएगा, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट में नेगेटिव का साइन नहीं है, यानी कि सब पॉजिटिव आ रहा है। तो जब सारा पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे हम लोग इसके बाद अब टेबल नहीं बनाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि x1 का वैल्यू कितना है। तो देखिए x1 का वैल्यू यहाँ से b वाला कॉलम से पता चलेगा। तो x1 का वैल्यू हमारा आ गया 65/23। इसके बाद x2, तो देखिए इस कॉलम में x2 कहीं है ही नहीं, इसका मतलब x2 हमारा 0 है। फिर x3, तो x3 का वैल्यू कितना है 20/23 और x4, तो x4 हमारा यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब x4 हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, x1, x2, x3, x4 को ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा मैक्सिमाइज z हम लोग लिए थे उसमें पुट करना है। तो देखिए मैक्सिमाइज z हमारा ये था -3x1, -2x2, -x3, -4x4। तो मैक्सिमाइज z हमारा x1 के जगह कितना लिखना है 65/23, तो -3 इंटू 65/23। और यहाँ पे सेकेंड में हमारा है x2, यहाँ 0 है, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर x3 20/3 है, तो -20, ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 23 है, ठीक है, तो 20/23। और फिर x4, तो x4 हमारा 0 है, यानी कि ये हमारा 0 हो जाएगा। तो जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे मैक्सिमाइज z आ जाएगा -215/23। तो हमें क्वेश्चन में मिनिमाइज z था, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास था मिनिमाइज z,
देखिए यहाँ पे मिनिमाइज जेड है, तो हमें मिनिमाइज जेड तक लेके जाना है। तो मिनिमाइज जेड का वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमाइज जेड में क्या करेंगे हम लोग, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमाइज जेड हमारा -215/23 आया, तो मिनिमाइज जेड हो जाएगा माइनस ऑफ इतना, यानी कि प्लस हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 215/23, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी एलपीपी क्वेश्चन को डुअल सिंप्लेक्स से सॉल्व करते हैं।